एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर पे बहुत सारे लेक्चर मैंने ऑलरेडी लिए, जैसे कि पावर सिस्टम सीरीज के टाइप्स ऑफ रिएक्टिव पावर क्या होता है, एक्टिव रिएक्टिव एपरेंट पावर क्या होती है, ठीक है, रिएक्टिव पावर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज़ें ली। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न था कि सर रिएक्टिव पावर हम लोग क्यों कहते हैं कि एब्जॉर्ब नहीं होती है, और हम कहते हैं कि वो टू एंड फ्रो मोशन करती है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ये 2 पार्ट की एक स्पेशल छोटी-सी मैंने एक वेब तैयार करी है, इसको आप देखें। और इस पर्टिकुलर वीडियो में और एक नेक्स्ट लेक्चर जो मैंने 2 लेक्चर तैयार करें, इससे आपके लगभग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं रिएक्टिव पावर को लेके, वो सब क्लियर होंगे। एक पर्सपेक्टिव और मैंने इसके अंदर रखा है जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिले। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पिछले 5-6 दिनों से लगातार मैं इस सीरीज़ पे काम कर रहा था। तो देखते हैं कि कितने लोगों के इससे डाउट सॉल्व हो पाते हैं। अगर आपके जितने भी डाउट हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, तो आप ज़रूर अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में बताना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे रिएक्टिव पावर के फ्लो के ऊपर। हम लोग बात करते हैं किसी सिस्टम की, ठीक है। तो अगर हमारे उस सिस्टम के अंदर केवल एक सिंपली एक रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट है, तो ऐसे केस में जो वोल्टेज सप्लाई के अंदर फ्लो कर रहा होगा, अगर मान के चलते हैं येलो कलर की लाइन वोल्टेज है, तो जो साथ में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो दोनों की दोनों क्या होंगे, इस तरीके से सेम फेज में होंगे। सेम फेज का मतलब दोनों ही सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फेज और एक होता है आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ये बताता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है। तो फॉर एग्जांपल ये करंट का एम्पलीट्यूड हो गया एंड दिस इज योर वोल्टेज एम्पलीट्यूड। तो ये डिफर कर सकते हैं कि भाई 40 एम्पेयर का करंट है और 10 एम्पेयर, सॉरी 40 एम्पेयर का 40 वोल्ट का वोल्टेज है और 10 एम्पेयर का करंट है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड हो सकता है, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज द फेज। अब फेज क्या होता है, फेज ये बताता है कि किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो 360 एक एसी साइकिल के अंदर 360 डिग्री हमें कवर करना है। नाउ मान के चलते हैं वोल्टेज जो है 0 डिग्री उसने स्टार्ट करा यहाँ से, लेकिन करंट जो है वो 30 डिग्री के बाद जाके स्टार्ट हो रही है सिस्टम के अंदर फ्लो ना। तो देयर इज अ 30 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया। समझ में आ रही बात ये। बाकी अगर फेज डिफरेंस और डिटेल में, मतलब बिल्कुल ही बेसिक आपको नहीं पता, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी हम इस वीडियो में मान के चलते हैं कि आपको फेज डिफरेंस का बेसिक पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर वोल्टेज और करंट की बात करते हैं, तो अगर रेजिस्टेंस लगा है केवल, तो जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर हमारा एक कांस्टेंट फेज और करंट जो, सॉरी वोल्टेज और करंट जो होगा वो सेम फेज एंड में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, अगर ऐसी पावर आ रही है, ऐसी सप्लाई आ रही है जिसके अंदर वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, तो ये सारी की सारी पावर जो होगी वो सिस्टम में कंज्यूम हो जाएगी, यानी कि उसको सिस्टम से वो बाहर चली जाएगी। अब वो बाहर चाहे हीट के रूप में जाए, साउंड के रूप में जाए, हवा के रूप में जाए, किसी भी तरीके से जा सकती है, लेकिन ये पावर सिस्टम से एग्जिट कर जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, अगर हमने सिस्टम के अंदर एक इंडक्टर लगा दिया, तो ऐसे केस में जो वोल्टेज होगा वो हमारा, अगर उसकी वेवफॉर्म येलो कलर से मैंने बनाई हुई है, तो वोल्टेज के साथ जो करंट होगा देयर इज अ 90 डिग्री फेज डिफरेंस। समझ में आ रही बात ये। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर सिस्टम के अंदर एक प्योर इंडक्टर लगा हुआ है, तो ऐसे में करंट जो होगा वो 90 डिग्री के बाद शुरू होगा, 90 डिग्री के बाद में। 90 डिग्री बाद का मतलब 90 डिग्री का लैग हो गया। समझ में आ रही है। भाई इसने यहाँ से दौड़ना शुरू करा, जब ये दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुंच गया 90 डिग्री के बाद ये दूसरे बंदे ने दौड़ना शुरू करा, तो देयर इज अ 90 डिग्री लैग। बड़ा कंफ्यूजन होता है, हमें लगता है अगर पिक्चर से देखें केवल और एक अननोन बंदे को दिखाओगे तो उसे लगेगा कि सर ये तो आगे से शुरू हुआ है, तो ये तो 90 डिग्री लीड कर रहा है करंट। एक्चुअली आपको इस पिक्चर को इस तरह से देखना है कि जैसा अभी बताया कि एक बंदा अगर यहाँ से दौड़ना शुरू करा, ठीक है, 0 पॉइंट से एट 0 टाइम, और दूसरा बंदा जो है उसने दौड़ना करा, उसने जो अपने दौड़ना स्टार्ट करा वो 90 सेकंड के बाद, मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, दौड़ना शुरू करा, तो कौन आगे चल रहा है, तो ये वाला बंदा आगे चल रहा है ना। तो आपको इसी तरीके से इस डायग्राम को देखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे। सो अगर मान के चलते हैं करंट की जो वेव फॉर्म है ये 90 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज यहाँ तक पहुँच चुका है। जब करंट स्टार्ट हो रही है तब वोल्टेज अपने पीक पे पहुँच चुका है, तो यानी कि वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो यानी कि अगर ऐसा कोई सिस्टम है जिसके अंदर वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो ऐसे केस में जितनी भी पावर होती है वो सब की सब कंज्यूम हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, यानी कि इंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाने में। वहीं पे अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें कैपेसिटर लगा है, तो ऐसे में वोल्टेज और करंट देयर इज अगेन 90 डिग्री फेज डिफरेंस। बस इस बार क्या होता है, इस बार करंट को हमने कह दिया कि भाई तू पहले दौड़ जा, ठीक है। तो करंट पहले दौड़ गया है और वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री के बाद दौड़ा, यानी कि जिस समय करंट अपने पीक पे थी उस समय वोल्टेज ने दौड़ना स्टार्ट करा। समझ में आ रहा है। तो देयर इज अगेन अ 90 डिग्री फेज डिफरेंस, बट इसमें क्या है, इसमें हमारी करंट जो है वो लीड कर रही है। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी करंट जो है वो लैग कर रही है, यानी करंट 90 डिग्री के बाद दौड़ना स्टार्ट कर रही है, यहाँ पे करंट 90 डिग्री पहले दौड़ना स्टार्ट कर रही है।
सही है। तो डेट इज द मीनिंग ऑफ फेज डिफरेंस। तो जब भी ऐसा कभी होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी हमारी पावर, जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं, वो सब की सब कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर हो जाएगी। यानी कि अगर हम कहें किसी सिस्टम के अंदर करंट और वोल्टेज यूनिजन में चल रहे हैं, एक साथ दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं और एक साथ रुक जा रहे हैं, देयर इज अ नो फेज डिफरेंस, जैसा कि यहाँ पर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, सारी की सारी जो भी तुम एनर्जी दे रहे हो सप्लाई से, वो सारी की सारी सिस्टम की एनर्जी जो है वो एग्जिट कर जाएगी या यूज हो जाएगी या कंज्यूम हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? कंज्यूम होकर सिस्टम से बाहर चली जाएगी। ठीक है। और इस तरीके की एनर्जी को हम कह देते हैं एक्टिव पावर। क्लियर हो गया यहाँ पे? एक्टिव क्योंकि हमने उसका यूज करा और वो सिस्टम से बाहर चली गई। वहीं पे अगर हम किसी भी तरीके से अगर वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का लैग आ गए, चाहे करंट लैग कर जाए या फिर करंट लीड कर जाए, समझ में आ रही बात ये? तो अगर करंट लैग कर रहा है तो ऐसे केस में जो भी एनर्जी दे रहे हो वो सब की सब एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड बनाने में कंज्यूम हो जाएगी और सिस्टम से कुछ भी यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात है? तो इस तरीके की पावर को हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, समझ में आ रही बात है? तो रिएक्टिव पावर के सिस्टम से बाहर नहीं गई, केवल मैग्नेटिक फील्ड बनाने में यूज हो गई। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है और पहले करंट दौड़ जा रहा है, तो सारी की सारी जो भी एनर्जी दोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में इस कैपेसिटर के अराउंड स्टोर हो जाएगी जाके। समझ में आ रहा है? सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक। अब अगर मान के चलते हैं हमारे पास आरएलसी सर्किट है, यानी कि मिक्स सर्किट है, तो मान के चलते हैं हमारे पास आरएलसी जो सर्किट है जिसमें आर भी है, एल भी है, सी भी है। अब अगर ऐसे सर्किट के अंदर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, यानी कि कैपेसिटिव इफेक्ट जो है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो अगर ज़्यादा हो गया इंडक्टिव से, तो ऐसे केस में क्या होगा, वोल्टेज और करंट के बीच में लेस देन 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। समझ में आ रही बात ये? तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो देख सकते हो 90 डिग्री से कम है, बिलो 90 डिग्री। ठीक है। क्यों? क्योंकि आर भी है, तो इसकी वजह से आर कहेगा कि वोल्टेज और करंट सेम चलें, साथ साथ चलें। लेकिन एल कहेगा करंट जो है वो लैग करे 90 डिग्री, और सी कहेगा करंट जो है वो लीड करे 90 डिग्री। समझ में आ रही बात ये? तो इन सब की जब ओपिनियन को हम मिलाते हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, करंट जो होगा वो 90 डिग्री से कम रहेगा। ठीक है। ये सब की जब ओपिनियन मिला लेते हैं तो ऐसे में करंट जो होता है और फेज वोल्टेज, इनके बीच में फेज डिफरेंस लेस देन 90 निकल के आएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारा एक्सी ग्रेटर एक्सएल से, यानी कि कैपेसिटी इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, कैपेसिटी इफेक्ट अगर डोमिनेट करेगा तो मतलब करंट लीड में रहेगा वोल्टेज से, तो देखो करंट को लीड बना दिया। लेकिन क्योंकि इसके अंदर आर भी है तो यानी कि एग्जैक्टली 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही बात ये? तो जब भी सिस्टम के अंदर आरएलसी होते हैं तो वोल्टेज और करंट के बीच में लैग तो होगा पर लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब अगर समझ में आ रही बात ये, तो एक पॉइंट ये निकल के आया, अगर सिस्टम के अंदर आरएलसी हैं तो जो फेज डिफरेंस है वो लेस देन होगा 90 डिग्री। पहली बात तो ये समझ लो। अब 90 डिग्री जो लेस होगा तो यानी कि आपका 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो लेस देन 90 डिग्री है इसके अंदर वोल्टेज लीड करेगा कि करंट लीड करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि एल और सी में कौन डोमिनेट कर रहा है। अगर एल डोमिनेट कर रहा होगा तो वोल्टेज लीड करेगा और सी डोमिनेट कर रहा होगा तो करंट लीड करेगा। अब यहाँ पे क्योंकि सी डोमिनेट कर रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा, करंट जो होगा वो लीड करेगा। तो देखो डायग्राम मैंने बिल्कुल सही बनाया है, करंट जो है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है और लेस देन 90 डिग्री है। समझ में आ गई होगी बात ये? क्लियर हो गया यहाँ पे? अब देखते हैं अगर ऐसी पावर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा डोमिनेटिंग से बनेगी। समझ में आ रही बात है? अब देखो दूसरी बात कर लेते हैं। अब की हमने फिर से आरएलसी पिक्चर के अंदर लगा दिया, लेकिन अब की हमने क्या करा है, हमने कहा है कि इंडक्टिव जो है एक्सएल वो ज़्यादा है कंपेयर टू द एक्सी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्टोरिंग एलिमेंट ज़्यादा लगे हुए हैं कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोरिंग एलिमेंट्स। ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, समझो इस बात को। अगर आर एल और सी तीनों पिक्चर में है तो ये सिंपली ये चीज़ बता रहा है कि आपका जो फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, और एक्सएल और एक्सी बराबर नहीं है, फेज डिफरेंस जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। एक बात तो ये तय हो गई, अगर आर एल सी तीनों हैं तो 90 से कम का फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, अभी हमने सीखा। दूसरी चीज, अब अगर मान के चलते हैं एल और सी पिक्चर के अंदर हैं और एक्स एल नॉट इक्वल टू एक्स सी, जैसा कि यहाँ देख रहे हो, तो अगर एल डोमिनेट करेगा, अगर एल ज़्यादा होगा तो वोल्टेज जो होगा वो लीड करेगा, अगर सी डोमिनेट होगा तो करंट जो होगा वो लीड करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या ज़्यादा है, एल ज़्यादा है, यानी कि वोल्टेज लीड करेगा और लेस देन 90 डिग्री। तो देखो बना लेते हैं, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, और देखो वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रहा है, पहले स्टार्ट हो रहा है
पर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं है। दिस फेज डिफरेंस इज लेस देन 90 डिग्री। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे केस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्टोरिंग एलिमेंट ज़्यादा है इसका मतलब सिस्टम के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोरिंग एलिमेंट कम है। तो ये दो बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, अब तीसरा सिस्टम की बात कर लेते हैं। मान के चलते हमारे पास ऐसा सिस्टम है RLC अगेन, लेकिन अब की XL इक्वल टू XC है। तो अगर XL इक्वल टू XC है, मतलब जितने मैग्नेटिक फील्ड स्टोरिंग एलिमेंट हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोरिंग एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा ऐसे में, यानी कि बराबर वोट पड़ेंगे। ये कहेगा कि करंट को, सॉरी वोल्टेज को लीड करवा दो, ये कहेगा करंट को लीड करवा दो। समझ में आ रही है। अब क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर वोल्टेज डालेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। और रेजिस्टेंस कहेगा वोल्टेज और करंट को सेम फेज में रखो, बहुत ध्यान से समझना। तो अब की जो इंडक्टर वोट डालेगा वो कहेगा मैं जिता रहा हूँ वोल्टेज को, कैपेसिटर कहेगा मैं जिता रहा हूँ करंट को, और रेजिस्टेंस कहेगा मैं दोनों को एक एक वोट डाल रहा हूँ। तो अगर हम सारे वोट मिला लें तो लगभग 2 वोल्ट वोल्टेज को पड़ गए और 2 वोल्ट करंट को पड़ गए। तो यानी कि क्या हुआ, वोल्टेज और करंट क्या हुआ, सेम फेज में आ गया। तो ऐसे केस में जो फेज डिफरेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा 0 डिग्री के। समझ में आ रही बात ये, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ जाएंगे। डेट इज एन स्पेशल केस, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा सिस्टम है तो जिसमें वोल्टेज सॉरी करंट का मैग्नेटिक फील्ड स्टोरिंग एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोरिंग एलिमेंट अगर बराबर हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो आपका अगर XL इक्वल टू XC पड़ जाता है तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस की चलती है, और रेजिस्टेंस कहता है कि भाई दोनों के दोनों हम वोट बराबर दे रहे हैं तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे, ठीक है। तो एक बात समझ लो, अगर आपने कभी भी किसी सिस्टम को खोला और उसके अंदर करंट जो है वो लीड कर रहा हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब हम कहेंगे सिंपली कि कैपेसिटिव इफेक्ट ज़्यादा है। अगर कोई सिस्टम खोला और उसके अंदर वोल्टेज लीड कर रहा हुआ तो हम कहेंगे भैया इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। और अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में, तो इसका मतलब या तो प्योरली रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है या फिर XL एंड XC इक्वल टू बराबर, यानी कि कैपेसिटिव एंड रिएक्टिव एलिमेंट्स आर इक्वल, रिएक्टेंस आर इक्वल। समझ में आ रही बात ये। तो ये तीनों केसेस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे RLC सर्किट के, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं पावर फ्लो की, ठीक है। तो अगर हम एक रेजिस्टिव एलिमेंट को देखें तो उसके अंदर वोल्टेज बनाया, करंट की साइकिल बनाई ना। अगर हम लोग पावर की बात करें तो इंस्टेंटेनियस अगर पावर निकालोगे तो V इंटू आई मल्टीप्लाई सिंपली कर देते हैं। तो अगर वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट हाफ में तो देखोगे इस तरीके की पावर निकल के आएगी, P इक्वल टू VI सिंपली, ठीक है। नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या करा है, वोल्टेज पॉजिटिव था, करंट पॉजिटिव था, तो VI को मल्टीप्लाई करा तो पॉजिटिव पावर निकल के आ गई प्लस P, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करा, अब दूसरी हाफ साइकिल को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज करंट को तो माइनस वी और माइनस आई, तो माइनस वी इंटू माइनस आई, तो ये कितना निकल के आएगा, अगेन वी आई। तो यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव पावर निकल के आएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो ग्रीन कलर के बड़े बड़े पिलर देख रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर, अब क्या हो रहा है, ये क्या बता रहा है, ये पावर पॉजिटिव, दोनों बार पॉजिटिव निकल के, इसका मतलब क्या हुआ कि साइकिल के किसी भी हिस्से में जाके देखोगे हमेशा पावर पॉजिटिव ही होगी, एक्टिव पावर। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब है कि पावर का जो फ्लो है वो हमेशा सोर्स से लोड की तरफ होगा। समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो अगर कभी भी आपने मल्टीप्लाई करा, इंस्टेंटेनियस पावर निकाली और वो पॉजिटिव आ गई, तो ये सिंपली प्लस साइन ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पावर जो है वो सोर्स से निकल के लोड में जा रही है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब ये लोड के अंदर जो पावर जा रही है वो आपकी इस तरीके से सिस्टम से बाहर हो जाएगी। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिली, पूरे के पूरे साइकिल में एक्टिव इंस्टेंटेनियसली एक्टिव पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी कि सिस्टम में जो भी एक्टिव पावर होगी वो हमेशा सोर्स से लोड की तरफ जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर है उसका सिंगल डायरेक्शन फ्लो है, ठीक है, यानी कि वो कभी भी लोड से सोर्स की तरफ नहीं जाएगी, हमेशा सोर्स से निकल के लोड में खो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। समझ में आ रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम मान के चलें कि हमारा जो वोल्टेज है और करंट है इसकी फ्रिक्वेंसी f, फ्रिक्वेंसी का मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में मान के चलते हैं 1 सेकंड का समय ले रही है अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करने में। क्लियर हो रहा है। उसके बाद फिर से ही रिपीट हो जाएगी। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ जाने में इसने 1 सेकंड का समय लिया तो इसकी फ्रिक्वेंसी 1/t इक्वल टू 1 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी हो गई। समझ में आ रही बात है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर की, तो इंस्टेंटेनियस पावर देखो यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे यहाँ इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, देन दोबारा यहाँ से यहाँ तक गई, यानी कि आप अगर ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की, तो फ्रिक्वेंसी ये होती है कि कितनी देर बाद साइकिल अपने आप को रिपीट करती है। तो वो जो 1/t यहाँ पे होता है वो होता है फ्रिक्वेंसी,
टी क्या होता है, ये टाइम पीरियड होता है जिसमें पूरी साइकिल अपने आप को कंप्लीट करती है, कोई भी पीरियोडिक साइकिल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस तरीके से देखो साइकिल रिपीट हो रही है, तो दिस इज योर टी, यानी कि टी मतलब जितनी देर में एक साइकिल कंप्लीट हुई, सही है। अब अगर हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की, वोल्टेज की, तो वोल्टेज और करंट की अगर हम देखें तो इनको यहाँ से यहाँ तक इतना टाइम पीरियड लग गया अपनी एक साइकिल को कंप्लीट करने में। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करो तो उसने देखो यहाँ से यहाँ तक यानी कि t/2 टाइम में ही अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर ली। ये दूसरी जो पावर निकाली है ये तो इसका रिपीटिशन ही तो है, सेम ऐसा ही तो ये बना है, तो ये हो गई रिपीटिशन। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो t/2 टाइम में अपनी साइकिल को कंप्लीट कर रही है, अपनी पीरियोडिक साइकिल को। यानी कि अगर हम फ्रिक्वेंसी निकालते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की तो वो कितनी आ जाएगी, 1/t/2, यानी कि 2 टाइम्स आ जाएगी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी के, क्योंकि 1/t तो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर की फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, एफ पी, वो 2 टाइम्स होगी फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज एंड करंट। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, समझ में आ रहा है। तो हम क्यों कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रिक्वेंसी डबल होती है, क्योंकि वो क्या होता है, जितनी देर में एक साइकिल वोल्टेज और करंट अपनी कंप्लीट करता है उतनी देर में पावर जो होती है इंस्टेंटेनियस पावर वो 2 बार अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेती है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए अगर वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और तुमसे कोई कह दे कि इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, तो भैया उसका आंसर है 100 हर्ट्ज। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ, जितने भी मेरे पास डाउट आए हुए हैं उन सबको मैं क्लियर करता चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया कि इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भैया ट्वाइस होती है नॉर्मल वोल्टेज और करंट की फ्रिक्वेंसी के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, अब बात करेंगे इंडक्टर की। तो इंडक्टर के अंदर हमने देखा कि भैया वोल्टेज है और करंट है एंड देयर इज अ 90 डिग्री का फेज डिफरेंस। वोल्टेज जो होता है नेता होता है इसके अंदर, वो 90 डिग्री से लीड करता है। नाउ इसके अंदर भी जरा इंस्टेंटेनियस पावर बनाते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मान के चलते हैं इसके अंदर हमने वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर पार्ट में प्लस वी और प्लस आई दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव क्यू निकल के आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब हम बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पे जब करोगे तो यहाँ पे करंट क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आई, लेकिन वोल्टेज क्या है, नेगेटिव वी है। तो इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो माइनस वी इंटू प्लस आई, तो क्या आएगा निकल के, माइनस पावर एक्ट जो इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर निकल के आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम पावर को मल्टीप्लाई करें तो ये निकल के आएगा निगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही बात है। तो जहाँ पुराने केस में रेजिस्टेंस था, जब वोल्टेज और करंट सेम फेज में चल रहे थे, तो वहाँ पे पावर हमेशा पॉजिटिव आ रही थी। लेकिन जैसे ही हम इंडक्टर ले आए, प्योर इंडक्टर जिसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो देखो फर्स्ट क्वार्टर में, क्वार्टर कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वार्टर में यानी कि 90 डिग्री में, पहले 90 डिग्री में क्वार्टर में पॉजिटिव पावर, नेक्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव पावर, देन फिर से नेक्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव एंड नेक्स्ट क्वार्टर में नेगेटिव। देख सकते हो यहाँ पे करंट भी नेगेटिव है माइनस आई, और वोल्टेज भी नेगेटिव है माइनस वी। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यानी कि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज देखी गई कि भैया जब हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं इंडक्टर के केस में, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव आती है, जबकि रेजिस्टेंस में इंस्टेंटेनियस पावर हमेशा पॉजिटिव आती है। तो इसका सिंपली क्या मतलब हो गया, ये जो है इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर, हमने इसको नाम दे दिया। अब इसको रिएक्टिव पावर नाम क्यों दिया, क्योंकि एक्टिव पावर क्या होती है, जो सोर्स से निकल के और लोड में जाके खत्म हो जाए, समझ में आ रही है, यानी कि जिसका यूनी डायरेक्शनल फ्लो हो सोर्स से लोड की तरफ। लेकिन अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखो तो पॉजिटिव जो रिएक्टिव पावर है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर टाइम में सोर्स से एनर्जी निकल के इंडक्टर में जा रही होगी। लेकिन जैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव रिएक्टिव पावर। इसका मतलब यानी कि अगर पहले साइकिल को देखें तो यहाँ से एनर्जी निकल के इस मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर हो रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग अगली साइकिल में बढ़ते हैं तो रिएक्टिव पावर निगेटिव होगी। इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये टूटेंगी और सारी एनर्जी वापस सोर्स को कर देंगी कि लो भैया मैग्नेटिक फील्ड टूट के एनर्जी वापस कर देगी। फिर नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगा कि फिर से पॉजिटिव क्यू, इसका मतलब फिर से पावर जो होगी वो सोर्स से लोड की तरफ जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से सोर्स से लोड से एनर्जी यानी कि इंडक्टर से एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तोड़ के वापस से सोर्स की तरफ भेज देंगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। समझ में आ रही बात ये। तो इसीलिए हर बार जो हम कहते हैं ना कि रिएक्टिव पावर कंज्यूम नहीं होती, रिएक्टिव पावर को कोई नहीं खा सकता, कोई पचा नहीं सकता, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि देख सकते हो पावर जो है, जो हम बात कर रहे हैं कि वो यहाँ से एनर्जी निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, देन नेक्स्ट क्वार्टर में ही वापस आ जा रही है।
तो जा रही है फर्स्ट एक क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में वापस आ जा रही है। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ये दिखा रहा है कि पावर कंज्यूम हो ही नहीं रही, सिस्टम से बाहर तो गई नहीं पावर, सही है। अगर सिस्टम से पावर बाहर चली जा रही होती तो ये नेगेटिव पार्ट पिक्चर के अंदर नहीं आता, जैसा कि रेजिस्टेंस में था। तो डेट्स वाई इसको हमने कह दिया रिएक्टिव पावर, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ रही बात ये। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर की जो खास बात निकल के आई, एक तो फ्रिक्वेंसी जैसे हमने देखा था इंस्टेंटेनियस एक्टिव पावर फ्रिक्वेंसी 2 टाइम्स थी, वैसे ही देखो इसकी फ्रिक्वेंसी देखो, तो ये हो गई एक साइकिल रिएक्टिव पावर की, ये हो गई दूसरी साइकिल रिएक्टिव पावर की। तो जितनी देर में करंट ने अपनी एक साइकिल पूरी करी, उतनी देर में रिएक्टिव पावर ने, इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर ने अपनी 2 साइकिलें, 1 और 2, समझ में आ रही। एक साइकिल तो यहाँ से यहाँ तक हो गई और एक साइकिल यहाँ से यहाँ तक हो गई। तो जितनी देर में वो करंट ने अपनी एक साइकिल पूरी करी, उतनी देर में रिएक्टिव पावर ने अपनी 2 साइकिल पूरी करनी। इसीलिए हमेशा याद रखो रिएक्टिव पावर की भी इंस्टेंटेनियस फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 2 टाइम्स होगी। तो सिंपली एक लॉ आप याद रख सकते हो कि इंस्टेंटेनियस पावर जो भी हो, चाहे वो इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, चाहे वो आपकी एक्टिव हो या फिर रिएक्टिव हो, अगर इंस्टेंटेनियस है तो उसकी फ्रिक्वेंसी हमेशा 2 टाइम्स होगी। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्यों होगी ये मैंने डायग्राम से यहाँ बना के दिखा दिया है। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ रही बात ये। तो जो क्वेश्चन होता है ना कि सर इंडक्टर आखिर कंज्यूम क्यों नहीं कर रहा, मतलब रिएक्टिव पावर हम ये क्यों कहते हैं कि कंजम्पशन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक क्वार्टर में जो रिएक्टिव पावर सोर्स से लोड की तरफ गई, मैग्नेटिक फील्ड बनाई, नेक्स्ट क्वार्टर में ये सारी मैग्नेटिक फील्ड जो देख रहे हो ये टूट करके वापस से एनर्जी को सोर्स की तरफ भेज देंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ बैक एंड फोर्थ फ्लो, यानी कि टू एंड फ्रो कह लो, बैक एंड फोर्थ कह लो। तो एक क्वार्टर के अंदर एनर्जी यहाँ से यहाँ जाएगी, नेक्स्ट क्वार्टर में वापस आ जाएगी। तो ये इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रिएक्टिव पावर जो होती है वो कंज्यूम नहीं होती, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वार्टर में जैसे बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए, ठीक है, सुबह 10 बजे, और 1 घंटे बाद तुमसे 10 रुपये वापस ले लिए। तो तुमने 10 रुपये में जो अपने जो भी ख्याल बनाए होंगे वो अगले 1 घंटे में हमने वापस मांग लिए, समझ में आ रही। तो क्या वो 10 रुपये कंज्यूम हुए? नहीं कंज्यूम हुए, तुम खर्च नहीं कर पाओगे, हम तुम्हें दे रहे हैं और फिर वापस ले रहे हैं। तो वो जो हम तुम्हें दे रहे हैं वो वापस आ जा रहा है, तो यानी कि कुछ वेस्ट नहीं हुआ, सिस्टम से कुछ नहीं निकला। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। और अगर हम एक्टिव पावर की बात करें तो हमने तुम्हें 10 रुपये दिए और उससे तुमने समोसे खा के हजम हो गए, तो वो 10 रुपये सिस्टम से बाहर चले गए। तो ये जो बाहर चले गए 10 रुपये जो तुमने खा लिए वो हो गए तुम्हारे एक्टिव पावर, और वो रुपए जो तुमने लिए अपनी जेब में रखे और शाम को लाके वापस कर दिए वो हो गई तुम्हारी रिएक्टिव पावर, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियसली रिएक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन आता है कि रिएक्टिव पावर कंज्यूम क्यों नहीं होती, उसका आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें अगर हम लोग बात करें तो मान के चलते हैं, अगर हम रिएक्टिव पावर को ध्यान से देखें तो अगर हम इसको कह देते हैं प्लस क्यू, देखो रिएक्टिव पावर क्यू से रिप्रेजेंट की जाती है और इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है पी से, सॉरी एक्टिव पावर जो होती है वो पी से रिप्रेजेंट करी जाती है। तो अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस साइकिल को देखें रिएक्टिव पावर की, तो जब पावर सोर्स से लोड की तरफ जा रही है तो उसे हम कह देंगे प्लस क्यू, जैसा कि पॉजिटिव है, और जब लोड से सोर्स वापस जा रही तो दिस इज माइनस क्यू, ठीक है। तो यानी कि हम बात करें तो प्लस क्यू क्या बता रहा है कि इंडक्टर जो है वो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बनाने में, ठीक है। तो यानी कि क्यू फ्लो कर रहा है सोर्स से इंडक्टर की तरफ, ठीक, यानी कि फ्लो क्या है यहाँ से यहाँ। जब हम बात कर रहे हैं माइनस क्यू की, तो इंडक्टर क्या कर रहा है, माइनस क्यू अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इंडक्टर भैया डिस्चार्ज हो रहा है, रिएक्टिव पावर डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब रिएक्टिव पावर फ्लो कर रही है इंडक्टर से बैक टू द सोर्स, ठीक है। और ये दोनों काम कितने में होते हैं? क्वार्टर साइकिल में होते हैं। क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ द साइकिल, यानी कि हर 90 डिग्री के बाद पावर जो होगी वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही होगी प्योर इंडक्टर के केस में। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और पॉइंट में बताता हूँ जो आपने अब तक ध्यान नहीं दिया होगा, कितनी किताबें पढ़ी होंगी। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, ये जो पहला वाला साइकिल देख रहे हो प्लस क्यू का, तो जो प्लस क्यू आप देख रहे हो ये प्लस क्यू साइकिल बन रही है प्लस वी और प्लस आई से, जबकि जो ये वाला प्लस क्यू देख रहे हो दीज आर नॉट द सेम, ये दोनों आपस में सेम नहीं है। पहला वाला जो प्लस क्यू देख रहे हो ये बन रहा है प्लस वी और प्लस आई से, और दूसरा वाला जो प्लस क्यू देख रहे हो ये बन रहा है माइनस वी और माइनस आई से। समझ में आ रही बात है? बहुत ध्यान से समझना जो पॉइंट सिखा रहा हूँ। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो पहला वाला जो प्लस क्यू बन रहा है वो बन रहा है प्लस वी एंड प्लस आई से। तो ऐसे केस में जो इंडक्टर चार्ज होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बनेगी वो इस तरह से बनेगी, मतलब नॉर्थ पोल इधर लेफ्ट साइड में एंड साउथ पोल इधर, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में जो हमारी ये वाला जो पार्ट है नेक्स्ट वाला, ये वाला प्लस क्यू, ये बन रहा है माइनस वी और माइनस आई से। तो ऐसे केस में जो इंडक्टर अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो
नॉर्थ पोल बनेगा राइट साइड में और साउथ पोल बनेगा लेफ्ट साइड में, समझ में आ रही है। तो जस्ट अपोजिट पोलैरिटी के यहाँ पे पोल्स बनेंगे, दैट इज अ मेन डिफरेंस, ठीक है। तो यानी कि क्या मतलब हुआ, यहाँ मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, बहुत ही डीप वीडियो हो रहा है, बहुत कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, इसीलिए मैंने यूं ही 5-6 दिन इस पर लगाए हैं, तो समझ लो कि बहुत कुछ निकाल के लाया हूँ। तो जो मैंने गहराई में जब उतरा तो मुझे बहुत कुछ मिला, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझना, इस वीडियो को पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। यानी कि जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्टिव पावर की, तो हमने देखा कि एक फर्स्ट क्वार्टर में पावर एनर्जी यहाँ से यहाँ गई, नेक्स्ट क्वार्टर में वापस आ गई, देन थर्ड क्वार्टर में वापस यहाँ से यहाँ गई सोर्स टू लोड, एंड देन फोर्थ क्वार्टर में वापस आ गई। लेकिन जो पहले क्वार्टर में गई और जो थर्ड क्वार्टर में एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर फ्लो हुई, उसमें एक डिफरेंस होगा। जो फर्स्ट क्वार्टर यानी कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर पहले 90 डिग्री के अंदर जो इंडक्टर चार्ज होगा वो नॉर्थ इधर एंड साउथ इधर पोलैरिटी का चार्ज होगा। लेकिन जो थर्ड क्वार्टर के अंदर इंडक्टर चार्ज होगा, यानी कि 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक जो इंडक्टर हमारा चार्ज होगा, इस बीच में वो रिवर्स पोलैरिटी का चार्ज होगा। क्लियर हो रहा है, दैट इज द मेन डिफरेंस। अभी मैं इसको सर्किट से आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, और विजुअलाइजेशन आपको बताता हूँ। ये सारों में बहुत मेहनत लगी है, और ये अगेन ये सारी चीज़ें तुम्हें एक बुक में कहीं नहीं मिलेंगी। मैंने खुद बहुत सारी बुक सर्च करी, फॉरेन राइटर की, इंडियन राइटर की, कहीं पे भी मुझे इतना डिटेल्ड डिस्कशन नहीं मिला है। तो इसको पूरा का पूरा डिस्कशन जो है, ये मैंने जितने भी डायग्राम देख रहे हो सब मैंने खुद डिज़ाइन करे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको अगर पसंद आते हैं तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा लंबा हो रहा है पर ध्यान से देखना ना। इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एक बार विजुलाइज करके देखते हैं सर्किट में कैसे काम हो रहा है। तो जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई सर्किट है जिसके अंदर हमने इंडक्टर लगा रखा है। अब क्या होगा, पहले साइकिल की फर्स्ट क्वार्टर की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे ये जो रिएक्टिव पावर है ये फ्लो होगी फ्रॉम द सोर्स टू लोड, यानी कि सोर्स से इंडक्टर की तरफ, और ये क्या करेगी, इसका काम होगा मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करना। तो देख सकते हो आप, जब ये रिएक्टिव पावर ये इंडक्टर एब्जॉर्व करेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड चार्जिंग, ठीक है। इसको हम कहेंगे कि इंडक्टर की चार्जिंग स्टेज है, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है, बहुत ध्यान से समझते रहना। जो चीज़ें भी मैंने पीछे बताई हैं वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पे आपको देखते हुए बनेंगे। तो पहला फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, कि देखो इसके अंदर की जो कॉइल चार्ज हुई है, इसमें फ्लक्स क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी कि नॉर्थ पोल यहाँ पर है एंड साउथ पोल नीचे की तरफ बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, तो अब क्या होगा, ये नेक्स्ट क्वार्टर यानी कि 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वार्टर, देन 90 टू 180 डिग्री सेकंड क्वार्टर की अगर बात करें, तो अब इस क्वार्टर में क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अपने आप को तोड़ेगी, ठीक है, और क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्टिव पावर को सर्कुलेट करवाएगी। यानी कि अब इस पर्टिकुलर सेकंड क्वार्टर में रिएक्टिव पावर फ्लो होगी इंडक्टर से बैक टू द सोर्स, समझ में आ रही है। तो ये हमने इस तरीके से इसको विजुलाइज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो दूसरा क्वार्टर समझ में आ गया ना। अब बात करेंगे थर्ड क्वार्टर की, यानी कि जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। तो ऐसे केस में अगर दोनों नेगेटिव हैं तो रिएक्टिव पावर इंडक्टर एब्जॉर्व करेगा, बट अब जो होगी रिएक्टिव पावर वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। देख सकते हो कैसे, नीचे से आएगी। अब की समझ में आ रही बात ये, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव हैं, तो ऐसे केस में पावर का जो फ्लो होगा वो इस तरीके से होगा। पहले ये था, अब की फ्लो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, अगेन मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, पर अब की जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, जस्ट अपोजिट। यानी कि अब की क्या होगा, नॉर्थ पोल नीचे आ गया और साउथ पोल ऊपर आ गया। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो जो थर्ड क्वार्टर की जो पॉजिटिव रिएक्टिव पावर है और जो फर्स्ट क्वार्टर की पॉजिटिव रिएक्टिव पावर है, जो मैंने आपको लास्ट के 2 पॉइंट समझाए थे, तो उसमें क्या अंतर है कि पहले क्वार्टर की जो रिएक्टिव पावर जब इंडक्टर यूज करके मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे, लेकिन जब थर्ड क्वार्टर की रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्व करेगा तो नॉर्थ नीचे एंड साउथ ऊपर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब पोलैरिटी करंट की क्या है, रिवर्स हो चुकी है। आइयो समझ में आ रहा होगा। देन ये हो गया रिवर्स चार्जिंग, इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स चार्जिंग कहेंगे। देन लास्टली फास्ट जो फाइनल क्वार्टर है फोर्थ क्वार्टर, उसमें हम बात कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वार्टर, इस केस में क्या होगा, आपकी जो रिएक्टिव पावर है वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी इंडक्टर की वो अपने आप को तोड़ेंगी और तोड़ के रिएक्टिव पावर को बैक टू द सोर्स भेज देंगी, ठीक है। तो फोर्थ क्वार्टर अगेन क्या है, डिस्चार्जिंग, ठीक है। लेकिन अब क्या है, डिस्चार्जिंग इस तरीके से यहाँ से यहाँ रिएक्टिव पावर होगी। तो आई होप समझ में विजुलाइज कर पा रहे होगे। तो पूरी एक एसी साइकिल में, ठीक है, एक एसी साइकिल के अंदर ये चारों पार्ट फ्लो होंगे। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वार्टर, देन दिस वन इज सेकंड क्वार्टर, देन दिस वन इज थर्ड क्वार्टर एंड दिस वन इज द फोर्थ क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर में इस तरीके से, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में मैग्नेटिक इंडक्टर कैसे चार्ज हो रहा है, देन सारी मैग्नेटिक फील्ड टूट के रिएक्टिव पावर वापस जाएगी, देन वापस से रिएक्टिव पावर आएगी लेकिन इंडक्टर को रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज करेगी, एंड फाइनली
फोर्थ क्वार्टर के अंदर वापस से इंडक्टर ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्टिव पावर जो होती है वो इंडक्टर के अंदर फ्लो करती है। समझ में आ रही है? तो चार्ज डिस्चार्ज इस तरीके से होता है। आई होप अच्छे से विजुलाइज कर पाए होगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर अगर हमने लगा रखा है तो इसके अंदर भी सेम ऐसा ही होगा। अब की क्या है, करंट लीड कर रहा है, तो यहाँ पे बना लेते हैं। तो अगर हम देखें तो दिस वन इज योर पॉजिटिव क्यू, देन दिस वन इज नेगेटिव क्यू। इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव क्यू, यानी कि एक साइकिल के अंदर अगर हम इसमें बनाने की कोशिश करें तो देख सकते हो रिएक्टिव पावर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्टिव पावर इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब इस केस की अगर हम बात करते हैं तो प्लस क्यू का मतलब क्या है, रिएक्टिव पावर सोर्स से लोड की तरफ जा रही है, यानी कि कैपेसिटर की तरफ। देन नेगेटिव उसमें क्या होगा, वापस से यहाँ पे नेगेटिव क्यू, मतलब नेगेटिव क्यू का मतलब जो रिएक्टिव पावर है वो वापस से कैपेसिटर से निकल के यहाँ पे सोर्स की तरफ जा रही। तो इस तरीके से हम लोग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? सारे पॉइंट वापस से जैसा इंडक्टर में था वैसे ही। प्लस क्यू का मतलब कैपेसिटर रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यानी कि क्यू फ्लो कर रही है सोर्स से कैपेसिटर की तरफ। माइनस क्यू का मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा है रिएक्टिव पावर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूटेंगी और कैपेसिटर क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इन्हें तोड़ के सोर्स को वापस से रिएक्टिव पावर दे देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि तीसरे और चौथे पॉइंट मैंने इंडक्टर में डिस्कस करा था, अगर प्लस क्यू है और वो प्लस क्यू प्लस वी और प्लस आई से मिलके बना है, यहाँ पे जैसे कि आई भी पॉजिटिव है और वी भी पॉजिटिव है, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो ऐसे केस में कैपेसिटर जो होगा वो इसमें अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होगी वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। एग्जांपल के तौर से लेफ्ट से राइट की तरफ। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? लेकिन अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वार्टर की जगह थर्ड क्वार्टर की प्लस क्यू देखेंगे, तो जैसे वहां पे इंडक्टर के अंदर नॉर्थ से साउथ था फर्स्ट क्वार्टर में एंड थर्ड क्वार्टर में नीचे नॉर्थ और साउथ हो गया था, उसी तरीके से कैपेसिटर के अंदर भी अगर हम बात करते हैं थर्ड क्वार्टर के प्लस क्यू के बारे में, दिस इज योर थर्ड क्वार्टर प्लस क्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वी और माइनस आई से मिलके बना है। तो ऐसे केस में जो कैपेसिटर चार्ज होगा वो चार्ज होगा, यानी कि क्यू को एब्जॉर्व करेगा, पर अब जो क्यू एब्जॉर्व करेगा उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई होगी, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही होगी, जबकि पहले लेफ्ट से राइट की तरफ थी। तो आइए समझ में आ रहा होगा ना? इसको भी अगर हम लोग सर्किट में बना के देख लेते हैं तो मान के चलते हैं ये हमारे पास सर्किट है पर्टिकुलरली। तो अब सोर्स से अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करें तो पहले क्वार्टर में क्या होगा, रिएक्टिव पावर सोर्स से निकल के कैपेसिटर में जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर हो जाएगी जाके। ठीक है, इसको हम कहेंगे चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, ये जो चार्ज कैपेसिटर है ये क्या करेगा नेक्स्ट क्वार्टर में, साइकिल नहीं नेक्स्ट क्वार्टर में, यानी कि 90 से 180 डिग्री के बीच में ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तोड़ेगा और क्या करेगा, एक रिएक्टिव पावर को फ्लो करवा देगा बैक टू द सोर्स। ठीक है, सोर्स से वापस, मतलब सोर्स में वापस भेज देगा। ठीक, समझ में आ गया? दिस इज व्हाट यू कॉल डिस्चार्जिंग। अब क्या होगा, जब थर्ड क्वार्टर आएगा, थर्ड क्वार्टर में क्या होगा, वोल्टेज भी नेगेटिव एंड करंट भी नेगेटिव, तो अब रिएक्टिव पावर नीचे से फ्लो करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब रिएक्टिव पावर अपोजिट जा रही है तो चार्जिंग भी रिवर्स होगी। तो देख सकते हो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करें तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टोर हो रही है कैपेसिटर के अंदर वो जस्ट अपोजिट है। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, जैसा कि इंडक्टर में था। देन क्या होगा, इसको हम कहेंगे रिवर्स चार्जिंग। देन उसके बाद अगेन जब लास्ट क्वार्टर में जाएंगे तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को तोड़ेंगी और क्या होगा, वापस से रिएक्टिव पावर फ्लो हो जाएगी बैक टू द सोर्स। तो इस तरीके से क्वार्टर के अंदर फर्स्ट क्वार्टर, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, तो इस तरीके से पूरे क्वार्टर के अंदर, चारों क्वार्टर के अंदर आधे फर्स्ट क्वार्टर में रिएक्टिव पावर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होगी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड टूटेगी, रिएक्टिव पावर वापस आएगी, देन थर्ड क्वार्टर में वापस से रिएक्टिव पावर जाएगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और फोर्थ क्वार्टर में सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तोड़ के वो रिएक्टिव पावर बैक टू द सोर्स आ जाएगी। तो कैपेसिटर जहां से चले थे वहीं से पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से पूरी साइकिल में रिएक्टिव पावर जो होती है वो फ्लो करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जिस प्रकार से इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर इंडक्टर में 2f फ्रिक्वेंसी मेंटेन कर रही थी, वैसे यहाँ पे एक साइकिल के अंदर रिएक्टिव पावर जो है वो 2 साइकिल कंप्लीट कर रही है, 1 एंड देन 2। समझ में आ रही बात ये? तो एक साइकिल के अंदर रिएक्टिव पावर जो है वो इस तरीके से 2 साइकिल अपनी कंप्लीट कर रही है। इसीलिए इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर की फ्रिक्वेंसी हमेशा 2 टाइम्स होगी फ्रिक्वेंसी ऑफ नॉर्मल वोल्टेज और करंट। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई वो समझ में आ गया होगा? तो इस तरीके से रिएक्टिव पावर जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर में इधर से उधर फ्लो करती है। ठीक है, नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो रिएक्टिव पावर कैपेसिटर को चार्ज कर रही है और जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टूट रही है तो रिएक्टिव पावर बैक टू द सोर्स जा रही है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें कि रिएक्टिव पावर गई, इसने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टूटी और रिएक्टिव पावर को बैक टू द सोर्स भेज दिया। क्या ये वाली जो रिएक्टिव पावर है और ये वाली जो रिएक्टिव पावर है क्या ये सेम होगी? तो आंसर है नहीं।
क्या अंतर होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर को आपको पसंद आया तो आप इसकी PDF जो फाइल्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, लगभग करीब 180 या 200 के करीब लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो लोग के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। जो लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं आप जाके देखें, जस्ट 60 रुपीज़ कॉस्ट है। सारे स्टूडेंट को नज़र में रख के मैंने इतना मिनिमम कॉस्ट रखी है, जिससे कि तुम लोग हर मंथ इसको अफोर्ड कर सको। जस्ट 60 रुपीज़, ठीक है, 2 दिन की चाय के बराबर है, ठीक है। तो PDF नोट्स अगर चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो, और अगर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, यूथ पब्लिकेशन सीरीज़ जो मेरी चल रही है उसको देखना है, तो उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीज़ें इसी में मिल जाएंगी। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो लेके आ रहा हूँ, और उसके अंदर बात करेंगे कि जो डिफरेंस है, यानी कि जो रिएक्टिव पावर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, और जो रिएक्टिव पावर उन लाइंस को तोड़ के निकल रही है, वो कैसे डिफर हो गई, इनके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। कीमती समय दिया उसके लिए अगेन थैंक यू।